हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 9 सीजन क्लासेज में। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान में जीव विज्ञान में शुरू किए थे और पहला पार्ट पोषण को शुरू किया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि भोजन को कैसे हम लोग पचाते हैं और हम लोग कैसे, जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पाचन कैसे कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो भोजन का पाचन हम लोग मुख से शुरू करते हैं, उसके बाद ग्रासनली में जाता है, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी हाथ बड़ी हाथ होते हुए फिर जो अनपचा भोजन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक एक करके हर प्रोसेस को देखेंगे कि मुख में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, ग्रासनली में क्या होता है, छोटी हाथ में क्या होता है, बड़ी हाथ में क्या होता है, ठीक है। एक होता है आहार नाल। तो जो भोजन करते हैं तो मुख गुहा शुरू होकर के ग्रासनली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी हाथ बड़ी हाथ और फिर जो अनपचा भोजन होता है उसको मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में ये सभी का उपयोग होता है, ठीक है। इस जो भी ये है उसके द्वारा उपयोग करते हैं हम लोग। तो इस सबको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुख गुहा में क्या कैसे होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे मुख गुहा में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मुख गुहा दांत और जीभ से मिलकर बना होता है। तो हम दांत के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे कि दांत क्या क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक है, दूसरा हो गया रदनक, फिर होता है अग्र चवर्णक, फिर होता है चवर्णक, ठीक है। तो ये कैसे क्या होता है, तो हमारे जो एक व्यस्क मनुष्य होते हैं उन्हें 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो 32 दांत कैसे काउंट करेंगे, हमारे ऊपरी जबड़ा होते हैं और निचली जबड़ा होता है। तो ऊपरी जबड़ा में 16 दांत और निचली जबड़ा में भी 16 दांत हो गया। तो 16 ऊपर 16 नीचे 32 हो गया। अब 16 में देखिए 8 ऊपरी जबड़ा में देखा है तो 8 इस साइड हो गया और 8 इस साइड हो गया। तो 8 एक जैसा हो गया, ये फिर 8 एक जैसा हो गया। तो 8 इधर 8 इधर, फिर 8 नीचे भी कितना हो जाएगा, 8 इधर 8 इधर, टोटल मिला के कितना हो गया 32। तो अब हम लोग देखें कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। हम लोग ऊपरी जबड़ा का एक पार्ट लिए, मतलब कि 8 दांत लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चवर्णक हो गया, फिर चवर्णक हो गया। तो कृंतक कितना होता है, 2 होता है। कितना हो गया, 2, ठीक है। कृंतक 2 हो गया। रदनक कितना हो गया, 1 हो गया। अग्र चवर्णक कितना हो गया, 2 हो गया। फिर चवर्णक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। कृंतक कितना होता है, 2। रदनक कितना हो गया, 1। अग्र चवर्णक 3 हो गया, 2 हो गया, और चवर्णक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कृंतक क्या काम है, तो कृंतक क्या करता है, भोजन को ये काटने का काम करता है, ठीक है। कृंतक क्या करता है, नाम से ही पता चलता है कृंतक मतलब काटने वाला। रदनक क्या करता है, देखिए ये है ना थोड़ा सा निकला हुआ है, तो ये क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। जो जानवर होता है, जो मांसाहारी जानवर जैसे कि शेर हो गया, तो इसमें क्या होता है, फिर कुत्ता हो गया, आप लोग देखिए कि उसका जो रदनक वाला पोर्शन होता है ये ज्यादा नुकीला होता है और उसी के सहायता से ये क्या करते हैं, वो अन्य जानवरों को चीर के खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो कृंतक हो गया काटने का काम करता है, रदनक हो गया क्या, चीरने फाड़ने का काम करता है। एक हो गया अग्र चवर्णक जो कि पीसने का काम करता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक क्या होता है, पीसने का काम करता है। तो 2 1 2 3, तो हम लोग दांत की फॉर्मूला बना सकते हैं। कितना हो गया, 2 1 2 3, मतलब 8 इधर हो गया, ठीक है। और 2 1 2 3 ये भी हो जाएगा 8, और नीचे भी 2 1 2 3 और 2 1 2 3, मतलब 8 ऊपर 8 नीचे, फिर 8 इधर 8 इधर, तो टोटल मिलाकर हो गया 16। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप डेंटल फॉर्मूला बता सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कितना, 2 1 2 3, मतलब कि इसको देखें तो इसको बोलते हैं इंसीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, इसको बोलते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो ICPM मतलब 2 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं 21 23 करके, ठीक है। 2 हो गया कृंतक, 1 हो गया रदनक, 2 हो गया अग्र चवर्णक और 3 हो गया चवर्णक, ठीक है। अब देखिए दूसरा जीव क्या होते हैं। चलिए नहीं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे दांत है तो उसको क्या करना चाहिए। इसमें हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो खाने के बाद क्या होता है, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ का छोटा छोटा अंश हमारे दांतों में सड़ जाते हैं।
तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से खाने के बाद कुल्ला वगैरह नहीं कीजिएगा तो क्या होता है, जीवाणु आकर के उसको इसमें बैठ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, सड़ने का शुरू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं दंत सरण। क्या हो गया, दंत सरण या फिर दंत क्षय। दंत क्षय या दंत का क्या हो जाना, क्षय हो जाना। एक वर्ड क्या आ गया, दंत क्षय हो गया। ठीक है, जो कि दांतों में जीवाणुओं के द्वारा बहुत दिनों तक क्या होता है, खाद्य पदार्थ को अच्छे से साफ नहीं किया जाए तो उसमें क्या रहता है, जीवाणु उसको धीरे धीरे से गलाना शुरू करता है, जिसके कारण क्या होता है, दंत क्षय हो जाता है। तो हम लोग क्या है, अच्छे तरीके से कुल्ला वगैरह करना चाहिए। ठीक है, अब ये दांत क्या होता है, हमारा जो जबड़ा हो गया, जबड़ा में क्या है, एक सॉकेट होता है। ठीक है, सॉकेट, ये हो गया सॉकेट, और इसमें क्या होता है, हमारा दांत जैसे धंसा होता है। ठीक है, तो दांत क्या हो गया, सॉकेट में धंसा होता है। और ये जो होता है इनेमल, इनेमल के थ्रू क्या होता है, ये अटैच होता है। ठीक है, तो इनेमल क्या है, सबसे मजबूत सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, सबसे मजबूत सब्सटेंस क्या है, पदार्थ हो गया, इनेमल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दांत है। अब क्या है, अब आगे जीभ देखते हैं। ठीक, देखिए जीभ जो होते हैं वो मांसल होते हैं। ठीक है, और एक साइड से तो ये अटैच रहता है और आगे वाला क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, कलिकाएं होती है। क्या होती है, कलिकाएं। तो कलिकाएं के कारण ही हमको टेस्ट का अनुभव होता है, और कलिकाएं ना हो तो टेस्ट का अनुभव नहीं हो पाता है कि कौन कैसा टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग जैसे कि मीठा का अलग होगा, तीखा का, खट्टा का, तो इस सब का कौन कौन पोर्शन में दिखाता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये जीभ हो गया। ठीक है, तो इसका पिछला भाग होता है वो करवा का अनुभव करवाता है। किसका, करवा का। अगर करवा किसी को लगेगा तो पीछे वाला पोर्शन में ही करवा का अनुभूति करवाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है खट्टा। तो ये जो पोर्शन होता है इसमें हम लोग खट्टा का अनुभव करते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है नमकीन, नमकीन का अनुभव करते हैं, और आगे वाला जो पार्ट है वो उसमें मीठा का अनुभव करते हैं। जैसे कि सबसे लास्ट जो पार्ट होता है उसमें हम लोग करवा का अनुभव करते हैं। उसके बाद से जो साइड का पार्ट होता है उसमें खट्टा का अनुभव करते हैं, फिर हम लोग नमकीन का अनुभव करते हैं, और जो अग्र भाग होता है उसमें क्या हम लोग मीठा का अनुभव करते हैं। तो क्या बीच वाला भाग कोई चीज अनुभव नहीं कराता है, तो बीच वाले भाग में कोई भी स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है। ये तो एक तो अंदर होता है, एक बाहर भी होता है, और एक साइड में होता है। ठीक है, ये साइड में हो गया, बीच वाला भाग में कोई भी आपको स्वाद का ये नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम लोगों ने मुख मुहा में देखा, दांत के बारे में पढ़ा, जो कि दांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। ठीक है, कृंतक काम होता है काटने का, रदनक काम होता है फाड़ने का, और अग्रचर्वणक और चवर्णक काम होता है पीसने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीभ के बारे में पढ़ा। तो जीभ क्या एक मांसल पेशी होता है जिसका एक भाग तो स्वतंत्र होता है और दूसरा भाग क्या होता है, अटैच रहता है, और उसका क्या होता है, सबसे पिछला भाग कड़वा स्वाद का अनुभव करवाता है और आगे का भाग मीठा स्वाद का अनुभव करवाता है। फिर एक वो खट्टा का और एक नमकीन का, जो कि दोनों साइड में करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग भोजन जो करते हैं तो मुख के द्वारा अंदर जाता है, अंतर्ग्रहण होता है। तो अंतर्ग्रहण होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लार ग्रंथि होती है, वहां से लार निकलती है। लार क्या करता है, भोजन को चिपचिपा टाइप को बनाते कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, भोजन अंदर की तरफ आने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब ये है कि देखिए मुख गुहा से आया, यहाँ पे 2 नली होती है, एक तो होगा, एक होता है जिसमें भोजन जाता है, एक नली होता है जिसमें हम लोग श्वास लेते हैं, उसको बोलते हैं श्वास नली। तो श्वास नली अलग होता है और ये जो भोजन वाला नली होता है वो अलग होता है। श्वास नली का क्या होता है, यहाँ एक फेफड़ा, 2 फेफड़ा होता है, ये क्या होता है, फेफड़ा से अटैच रहता है। और श्वास नली को ढकने के लिए क्या होता है, एक इपिग्लोटिस नाम के एक यहाँ पे अटैच रहता है। ठीक है, इपिग्लोटिस, जिसमें क्या करते हैं, अगर हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो भोजन करते समय क्या होता है, जो श्वास नली क्या होता है उसको इपिग्लोटिस ढक देता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन हमारे जो श्वास नली उसमें नहीं घुस पाता है। अगर खाते टाइम हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, एपिग्लोटिस ऐसे काम नहीं कर पाता है, तो कभी कभी क्या होता है, भोजन हमारी श्वास नलिका में फंस जाती है, जिससे काम क्या होता है, सरकना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को 2 पाइप दिया गया, एक तो श्वास लेते हैं, एक दूसरा क्या हो गया, भोजन करते हैं, तो उसको भोजन वाले को बोलते हैं, उसमें ग्रास नली आगे चलते हैं, फिर वो आमाशय में आ जाती है। तो पहला हम लोग मुख मुहा देख लिया,
अब देखते हैं ग्रास नली में क्या होता है। ठीक है, दूसरा हो गया ग्रास नली। ठीक है, तो भोजन क्या हुआ, मुख में एक लार ग्रंथि रहती है, तो लार ग्रंथि से लार निकलती है जिससे कारण चिपचिपा हो जाता है। अब भोजन आगे ग्रास नली में आती है, तो ग्रास नली में क्या होता है, इसका संकुचन होता है। ठीक है, संकुचन होता है तो संकुचित होते हुए कभी ऐसे ऐसे करके संकुचित होते हुए नीचे की तरफ इसको ढकला जाता है और ढकेलते क्रम में इसको फिर अमाशय में पहुंचाया जाता है। मुख गुहा से हम लोग भोजन लिए, भोजन में यहाँ पे लार ग्रंथि मिला। ठीक है, लार ग्रंथि से लार मिलकर के उसमें आटा के ऊपर सना जाता है और फिर वो ग्रास नली में संकुचन होकर के फिर उसको अमाशय तक आती है। ठीक है, अब देखिए अमाशय में क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा कि मुख के द्वारा भोजन को लेते हैं, फिर वहां से लार निकलती है, वहां से फिर भोजन ग्रास नली के द्वारा अमाशय में पहुंचती है। तो अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा पोषण होता है जो कि जे शब्द होता है। देखिए जे शब्द हो गया, ठीक है, जे शब्द हो गया, तो अमाशय क्या हो गया, सबसे चौड़ा पार्ट हो गया और जे शब्द होता है। इसमें श्लेष्मा मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और पाचक रस मिलता है। ठीक है, तो अमाशय में 3 टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं। पहला हो गया म्यूकस जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया पाचक रस हो गया। तो अब श्लेष्मा क्या करता है, तो श्लेष्मा क्या करता है, दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो अमाशय की दीवार है ना, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब सुरक्षा कैसे प्रदान करता है, तो ये देखिए, तो इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो अम्ल का काम क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा क्या होता है, जीवाणु भी आ जाता है, या फिर जो लार ग्रंथि है उस सबसे क्या होता है, जीवाणु हमारे भोजन में आ जाता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो अम्ल है ये, तो अम्ल के कारण इसकी जो अमाशय की दीवार है उसको भी तो खतरा पहुंचने का डर रहेगा। अम्ल क्या करेगा, इसकी दीवारों को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जीवाणु को मारना भी जरूरी है। इसलिए जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा इसके चारों बगल क्या होता है, दीवारों के आसपास श्लेष्मा की परत भी जाती है, जिससे कारण क्या होता है, जो अमाशय की दीवार है वो नष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, और एक होता है पाचक रस। तो देखिए पाचन का काम ही ये होता है कि जो हमारा हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन तो क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना, मतलब कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हुआ, तो उसको क्या हो गया, पाचक रस के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सरल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंसेस में, मतलब जटिल को साधारण सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम क्या करता है, पाचक रस। पाचक रस कम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ये पाचक रस क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अमाशय में क्या होता है, श्लेष्मा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एक पाचक रस होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, वो अम्ल रिलीज करता है, तो भोजन क्या होता है, यहाँ पे अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल से रक्षा कौन करता है, हमारे अमाशय की दीवार को, तो ये श्लेष्मा करता है। और एक होता है पाचक रस, जो कि प्रोटीन क्या होता है, जटिल पदार्थ है, तो प्रोटीन को क्या करता है, साधारण पदार्थ में ये तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया अमाशय का काम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है। तो ये जो अमाशय है ये तो ग्रसनी से निकलती है, ग्रसनी आकर से मिलती है। अब अमाशय क्या होता है, जो लास्ट पोर्शन है ये आकर से छोटी आंत को मिलती है। हमने क्या बनाया था, ये अमाशय है, तो अमाशय क्या हुआ, अब छोटी आंत में आके मिल गई। देखिए फिर से करते हैं, मुख गुहा से ग्रास नली में आया, ग्रास नली से अमाशय, और अमाशय से आया कहाँ पे, छोटी आंत में। अब छोटी आंत से जाएगा फिर बड़ी आंत में। तो अब देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। ठीक है, बड़ी आंत में, तो अब देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो अमाशय से भोजन आगे कहाँ पहुंचती है, छोटी सुद्रांत में, जो कि इसको छोटी आंत बोलते हैं, जो सुद्रांत बोलते हैं। तो छोटी आंत में भोजन पहुंचती है। सबसे लंबा जो पार्ट होता है छोटी आंत होता है, कितना, 7.5 मीटर का होता है, और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, अब देखिए हमने फोटो बनाया था कि छोटी आंत, देखिए यहाँ यकृत होता है और ये अग्नाशय हो गया था।
तो छोटी आंत से क्या हो गया, यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से क्या होता है, रस निकलती है, ठीक है, और रस निकलती है और ये कहाँ जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है। तो ये देखिए कि यकृत से क्या होता है, तो यकृत से पित्त रस निकलती है, ठीक है, यकृत से क्या निकलती है, पित्त रस निकलती है, जो कि वसा का पाचन करती है, क्या करती है, वसा का पाचन करती है। और अग्न्याशय से क्या निकलती है, अग्न्याटिक रस निकलती है, क्या निकलती है, अग्न्यासिक रस निकलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि छोटी आंत में दो जगह से रस जाती है, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है, एक हो गया यकृत से, एक हो गया अग्न्याशय से। तो यकृत से जो रस जाती है वो वसा का पाचन करती है, ठीक है, फिर से बोल रहे, यकृत से जो रस जाती है उसको बोलते हैं पित्त रस, और पित्त रस क्या करती है, वसा का पाचन करती है, ठीक है। एक हो गया अग्न्याशय, तो अग्न्याशय से अग्न्यासिक रस निकलती है, और अग्न्यासिक रस क्या करती है, जाकर के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, तो क्या हो गया फिर वसा, वसा का जो पाचन होता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज बदलता है, और प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल बदलता है। चलिए आप इसको आगे लिख देते हैं। वसा बदलता है वसा अम्ल में, या फिर इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल हो गया। कार्बोहाइड्रेट बोले थे, कार्बोहाइड्रेट बोलता है ग्लूकोज में, तो हम लोगों ने देखा कि यकृत से आती है पित्त रस, और पित्त रस क्या करती है, वसा का पाचन करती है, और वसा क्या होता है, वसा अम्ल में बदल जाती है। अग्न्याशय काम क्या है, वो अग्न्याटिक जूस निकलता है उससे, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाती है, और प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल में बदल जाती है। ये सब क्या है, ये सब जटिल सब्सटेंसेस है, इस सब को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं भोजन के रूप में, इस सबको पहले तोड़ना पड़ता है। तोड़ते कैसे है, तो जितना भी रस निकलती है, जूस निकलती है, उस सब के थ्रू इस सबको हम लोग छोटे छोटे सब्सटेंस तोड़ देते हैं, और फिर यहाँ से भोजन का पाचन होता है। जैसे कि हम लोग भोजन क्या ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एमिनो अम्ल से हम लोग प्रोटीन हम लोग को मिलता है। एक हो गया वसा को वसा अम्ल में हम लोग पचा सकते हैं, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में क्या होता है, अब एक उंगली होता है ना, उंगली ऐसा संरचना होती है, इसको भिलाई बोलते हैं, इसको दीर्घरुम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल होता है। तो जो भोजन का जो पाचन होता है, तो उससे जो हम लोग का सब्सटेंस मिलता है, जो पदार्थ मिलता है, उसको क्या करते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो शरीर के जितना भी अंग है उस सबको वहाँ पहुँचाती है, ताकि हर अंग क्या करे, उस वहाँ से एनर्जी ले और अपना अपना काम सही तरीका से करे। तो अवशोषण होता है, क्या होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, किसके द्वारा, तो दीर्घरुम के द्वारा जो अवशोषण हो गया, और ब्लड के द्वारा भोजन को शरीर के चारों ओर हर जगह क्या ले जाया जाता है, जहाँ पे हर अंग भोजन का समुचित रूप से एनर्जी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हो गया आगे बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या हुआ, 1.5 मीटर लंबा हो गया, ये नाम का बड़ी आंत है, जबकि सबसे बड़ा होता है छोटी आंत, ठीक है। बड़ी आंत का जो लंबाई होता है 1.5 मीटर होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जल और लवणों का अवशोषण हो गया, ठीक है। भोजन का अवशोषण तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, और जल और लवण का अवशोषण हो गया बड़ी आंत में। यहाँ पे इसका अवशोषण करने के बाद जो अपचित भोजन होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, उसको मलाशय के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में कुछ ऐसा विशेष काम होता नहीं है, बस जल और लवण का अवशोषण हो गया, और जो अपचित भोजन हुआ, जो बिना पचा हुआ भोजन हो गया, उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मलाशय के द्वारा। तो हम लोगों ने देखा भोजन मुख के द्वारा अंदर लेते हैं, फिर ग्रास नली के द्वारा उसको अमाशय पहुंचा जाता है, अमाशय से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत पहुंचा जाता है,
जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है किसके द्वारा, तो यकृत से निकलती है क्या, पित्तरस, जो कि बाइल जूस निकलती है, और अनाशय से निकलती है नाइट्रिक जूस। ठीक है, ये दोनों क्या करती है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को क्या बदल देती है, और आगे चलकर फिर वहाँ से उसका भोजन का अवशोषण हो जाता है, और ब्लड के द्वारा जो भी भोजन है शरीर के चारों बगल उसको ले आया जाकर उसका उपयोग करते हैं, और जो बचा हुआ भोजन होता है उसको बड़ी आंत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा।